हेलो फ्रेंड्स, VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। दोस्तों इससे पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करना सीख चुके हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। मतलब सेक्टर मतलब क्या होता है, त्रिज्यखंड, और सेगमेंट मतलब होता है वृत्तखंड। तो आइए पहले समझते हैं सेक्टर और सेगमेंट होता क्या है। जैसे दोस्तों यहाँ पे कोई सर्किल हम ले लेते हैं, सर्किल मतलब वृत्त। देखिए सर्किल हो गया, इसका सेंटर मान लीजिए कोई सेंटर सी है। तो अब देखते हैं इसमें त्रिज्यखंड और वृत्तखंड क्या होता है। जैसे किसी भी वृत्त को इस तरह से अगर काटा जाए, उसके केंद्र से कोई लाइन उसके परिधि तक खींची जाए, तो देखिए यहाँ वृत्त दो भागों में बट गया, एक छोटा वाला भाग एक बड़ा वाला भाग। तो देखिए जो ऐसे काटने पे जो केंद्र से एक लाइन खींचेंगे यहाँ तक आएगी, मतलब परिधि तक सरकमफेरेंस तक आएगी। तो इस तरह से जो पार्ट बन रहा है, ए पार्ट, ये क्या कहलाएगा, ए भी पार्ट क्या है, सेक्टर ऑफ ए सर्किल। इसको बोलेंगे सेक्टर ऑफ ए सर्किल। ये भी है सेक्टर ऑफ ए सर्किल। अंतर दोनों में क्या है, देखिए इस प्रकार से काटा गया है तो ये थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, और ये क्या दिखाई दे रहा है, बड़ा। तो जो छोटा दिखता है उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। इसको क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड, सॉरी लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। और इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, ये बड़ा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, और इसको बोला जाएगा मेजर सेक्टर, MEJOR, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर इसको हिंदी में बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड। तो दोस्तों ये आप लोग समझ गए होंगे कि मतलब त्रिज्यखंड क्या होता है। अब थोड़ा सा समझते हैं जो वृत्त का सेगमेंट क्या होता है, मतलब वृत्तखंड क्या होता है। जैसे यहाँ पे कोई सर्किल लेते हैं, फिर उसका सेंटर सी लेते हैं, तो वृत्त को ऐसे हम कई पार्ट में काट सकते हैं। तो देखिए अगर एक बार इस तरह से हम काटते हैं तो इसमें भी क्या बन रहा है, एक छोटा सा खंड बन रहा है, और इधर मान लीजिए इसको अभी नहीं लेते हैं, इधर एक बड़ा सा बन रहा है। तो इस पार्ट को क्या बोला जाता है, इस पार्ट को सेगमेंट ऑफ सर्किल बोलते हैं। ये क्या हो गया, सेगमेंट ऑफ सर्किल, सेगमेंट ऑफ सर्किल। और ये भी क्या हो गया, सेगमेंट ऑफ सर्किल, सेगमेंट ऑफ सर्किल। लेकिन देखिए ये थोड़ा बड़ा, छोटा दिखाई दे रहा है, और ये थोड़ा बड़ा, तो इसको बोलेंगे माइनर। जो छोटा है उसको क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। दोस्तों और जो बड़ा वाला है, तो देखते हैं दोस्तों, ये हो गया सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। ये भी दोनों सेगमेंट ऑफ ए सर्किल है, लेकिन ये थोड़ा क्या है, छोटा है तो माइनर सेगमेंट, ये बड़ा है तो मेजर सेगमेंट। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मतलब लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट, दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। अब देखिए यहां से यहां तक की जो दूरी है, मान लीजिए दूरी कोई AB है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, जीवा। हिंदी में बोलेंगे जीवा और इंग्लिश में बोलेंगे कार्ड। ये क्या है, कार्ड ऑफ सर्किल, सर्किल। ये क्या हो गया, कार्ड ऑफ सर्किल। और ये हो गया कार्ड ऑफ सर्किल। यहाँ पे कोई भी ऐसे लाइन खींच दें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हो जाएगी, ये सब कार्ड बोली जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई CD, तो कार्ड ऑफ सर्किल, कार्ड ऑफ सर्किल AB है, AB कार्ड ऑफ सर्किल। ये कौन सी कार्ड है, CD है, ये AB है। अब देखिए कार्ड जब किसी भी सर्किल में हम खींचते हैं, तो यहाँ से देखिए जो सबसे बड़े कार्ड की लंबाई होगी, मान लीजिए जो सेंटर से जाएगी वही सबसे बड़ी कार्ड होगी। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे E है, तो ये सब कार्ड है। देखिए यहाँ पे समझिए, कार्ड ऑफ सर्किल, कार्ड ऑफ सर्किल। देखिए कार्ड ऑफ सर्किल में CD भी कार्ड है, और EB भी कार्ड है, EB, और AB भी कार्ड है, A और B। लेकिन जो सबसे बड़ी कार्ड होगी वो EB होगी, सबसे बड़ी। जो सेंटर से होके जाएगी वही सबसे बड़ी होगी। जो EB है यही सबसे बड़ी, मतलब लॉन्गेस्ट कार्ड है, लॉन्गेस्ट कार्ड। और इसी को क्या बोलते हैं, EB, जो सेंटर होके जाती है। देखिए किसी सर्किल है तो उसका क्या होता है, एक रेडियस होता है, रेडियस, और यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, R, ये हो जाएगी 2R। इसी को क्या बोलते हैं, डायमीटर। जो EB है
वही लॉन्गेस्ट कार्ड है, वही क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सर्किल, डायमीटर ऑफ सर्किल। मतलब जो कार्ड की सबसे बड़ी कार्ड होगी वही क्या होती है, वृत्त की डायमीटर होगी। मतलब वृत्त का जो व्यास होगा वो सबसे बड़ा जीवा होता है। तो यहां से हमको कुछ ये प्राप्त होता है, मतलब समझते हैं कि वृत्त का व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। यही जो कार्ड ऑफ सर्किल मतलब वृत्त की जीवा, इसी को बोलेंगे वृत्त की जीवा। कार्ड को ही हिंदी में बोलते हैं जीवा। तो दोस्तों उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो दोस्तों चलिए देखिए थोड़ा सा त्रिज्यखंड के संगत अगर कहीं चाप की लंबाई पूछता है तो उसको कैसे निकालेंगे। देखिए टोटल वृत्त का जो सरकमफ्रेंस टोटल होता है कितना होता है, 2πr, मतलब परिधि बराबर कितना होता है, 2πr। 2πr कितने एंगल के लिए होता है, जैसे यहाँ पे देख समझ लीजिए, यहाँ से घूमते घूमते टोटल एक चक्कर लगा लेंगे तो 2πr होगा। तो इसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी होती है, थीटा इक्वल टू 360। तो अगर मान लीजिए किसी थीटा के लिए हमको चाप की लंबाई निकालनी है, जैसे चाप AB की लंबाई, जैसे त्रिज्यखंड दिया हुआ है, त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई हमको निकालना है, AB की लंबाई, जो यहाँ पे मान लीजिए AB की लंबाई कुछ दे दिया है L है। तो AB की लंबाई कैसे निकालेंगे, देखिए हमको पूरे वृत्त की परिधि पता है, मतलब 360 डिग्री के लिए परिधि कितना है। तो ऐसे हम इसको एक एक नियम से समझ लेते हैं। देखिए 360 डिग्री के लिए चाप की लंबाई 360 डिग्री के लिए चाप की लंबाई कितनी है, परिधि के बराबर है। 360 डिग्री के लिए चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, परिधि के बराबर 2πr हो जाएगी। यहाँ पे देखिए चूंकि 360 के लिए इतना है, इसलिए 1 डिग्री के लिए निकाल देते हैं। 1 डिग्री के लिए चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2πr/360। इसलिए थीटा डिग्री के लिए निकाल लेते हैं। यहाँ से थीटा डिग्री के लिए कितनी चाप की लंबाई हो जाएगी, 2πr/360 गुणे थीटा। जैसे मान लीजिए कोई आपको कह रहा है कि 10 कलम का दाम कितना है, 50 रुपए है, तो आपको कोई कह रहा है कि 5 कलम का दाम बताइए, तो क्या करेंगे, पहले इससे भाग दे देंगे। 1 कलम का दाम आप निकाल लेंगे 50/10, उसके बाद 5 कलम का दाम निकालना है तो फिर 5 से गुणा कर देंगे। बस वही मेथड आप समझ लीजिए। तो यहाँ से जो त्रिज्यखंड के संगत किसी चाप की लंबाई निकालनी होती है, L इक्वल टू चाप की लंबाई L इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, θ/360 गुणे 2πr। तो दोस्तों इसको आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक आर्क बना हुआ है, आर्क AB जो इसके सेंटर पे जो एंगल बनाया हुआ है वो एंगल है थीटा। तो देखिए हम पढ़ चुके हैं दोस्तों कि जो टोटल वृत्त होता है, जो टोटल सर्किल का एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्किल, देखिए क्या होता है, πr²। टोटल एरिया, अगर इस टोटल एरिया की बात करें तो πr²। तो दोस्तों हम इसको आसानी से समझते हैं, इसको यूनिटरी मेथड से, यानी हिंदी में इसको बोला जाता है एक एक नियम से इसको समझते हैं। देखिए पूरे सर्किल में कितना टोटल कोण कितना बनता है, ऐसे कोई ये सर्किल है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल एंगल कितना बनता है, 360। मतलब 360 डिग्री अगर एंगल है तो हमारा एरिया कितना है, πr²। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से 1 डिग्री एंगल का एरिया निकाल लेंगे और उसके बाद थीटा डिग्री एंगल के लिए एरिया के लिए थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको समझते हैं। देखिए लिखते हैं यहाँ पे, चूंकि 360 डिग्री एंगल के लिए जो एरिया होगा कितना होगा, πr²। तो इसलिए 1 डिग्री एंगल के लिए एरिया कितना होगा, πr²/360। तो अब देखिए 1 डिग्री के लिए निकल गया, तो थीटा डिग्री के लिए कितना होगा, इसलिए यहां से हम समझ सकते हैं कि थीटा डिग्री एंगल के लिए एरिया कितना होगा, πr²/360 गुणे थीटा, जहां थीटा क्या है, थीटा बराबर एंगल इन डिग्री। ये डिग्री में होगा दोस्त, डिग्री मतलब कोण ये अंश में होगा, ये अंश में कोण है, रेडियन में नहीं है दोस्तों। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए पूरे वृत्त का निकालना है तो थीटा का मान कितना होगा, 360 में 360 का
मतलब गुणा करेंगे यहाँ से तो कट जाएगा, आ जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, मतलब ये सही हो जाएगा। तो किसी भी वृत्त के त्रिज्यखंड का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको ये प्राप्त होता है कि देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बटे 360, या इसी को क्या बोलेंगे, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 360। इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। दिया गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो देखिए दोस्तों दिया क्या गया है, जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है उसकी त्रिज्या कितनी है, r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, या इसको स्मॉल r भी लिख सकते हैं, और थीटा इज इक्वल टू दिया है 60 डिग्री। अब पहले बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक सर्किल हो गया, यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दी हुई है, और इसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर, यहाँ से जो रेडियस की लंबाई है 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को फार्मूला बताया गया है, सीधे अप्लाई कर देते हैं। तो त्रिज्यखंड इसी का क्षेत्रफल पूछा है दोस्तों। जैसे मान लीजिए ए सी हो गया, ए बी, अब यहाँ पे लिखते हैं त्रिज्यखंड ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, 60, और यहाँ पे नीचे कितना लिखेंगे फार्मूले के साथ 360 गुणे पाई, पाई का मान लिख सकते हैं 22/7 गुणे आर स्क्वायर, आर का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 6 छके 36, यहाँ स्क्वायर है, एक घात कट जाएगा, बचेगा कितना 22 गुणे 6/7। इसको क्या लिख सकते हैं, 6 दूनी 12 को 2 हासिल बचा, 1 6 दूनी 12 1 13, 132/7। मतलब जो हमारा ये जो त्रिज्यखंड है, मतलब सेक्टर ऑफ सर्किल है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 132/7। यहाँ पे सेंटीमीटर है तो ये 2D है, 2D मतलब मीटर स्क्वायर, चूंकि यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दोस्तों हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों क्या दिया हुआ है, हमको एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके परिधि कितने हैं 22 सेंटीमीटर हैं। तो देखिए क्या क्या दिया है, पहले देख लेते हैं। परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल किसका ज्ञात करना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल यही हमको निकालना है। तो वृत्त का परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर। अब पहले दोस्तों आप लोग को मैं बता चुका हूँ परिधि क्या होता है। परिधि मतलब ये होता है कि यहाँ से चलते हुए एक चक्कर लगाएंगे, जो टोटल दूरी होगी वही क्या होगी, परिधि होगी। अब परिधि बराबर क्या होता है, परिधि का फार्मूला सर्कमफेरेंस होता है। परिधि इज इक्वल टू कितना होता है 2πr, मतलब 2πr, आर क्या है रेडियस, आर क्या है रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या, 2πr की वैल्यू दिया हुआ है। मतलब परिधि की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2πr इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर दिया है। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश क्या होता है, देखिए चतुर्थांश देखिए यहाँ पे वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट देंगे और उसका एक हिस्सा जो होगा वही चतुर्थांश कहलाता है। इसका यही हो गया चतुर्थांश। अब देखिए ये 4 बराबर भागों में बटा है। तो दोस्तों हमको इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, वृत्त का क्षेत्रफल पूरा निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ए इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पूरा निकाल लेते हैं और इसमें 4 से अगर भाग दे दें तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको आर यानी रेडियस की आवश्यकता होगी, और यहाँ पे 2πr की वैल्यू दिया है। तो यहाँ से दोस्तों हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब त्रिज्या का मान निकाल लेते हैं। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से दोस्तों देखिए 22/2π, 2 से 11 बार में कट जाएगा, इज इक्वल टू 11/π। अब आर की वैल्यू हमको मिल चुकी है, तो क्या करेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। मान लीजिए कोई चतुर्थांश क्या है ABC, चतुर्थांश ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए क्या होगा, चतुर्थांश ABC का
क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बटे 4, इसका 4 भाग है 4, इज इक्वल टू होगा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 4। अब आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, आर बराबर कितना है 11 बटे पाई, यहाँ पे लिखेंगे पाई, आर के जहाँ पे क्या लिखेंगे 11 बटे पाई का स्क्वायर बटे 4। देखिए क्या हो जाएगा, पाई 11 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा गुणे 11 गुणे 11 बटे 4 गुणे पाई, पाई से पाई कट जाएगा, और इस पाई तो क्या बचा दोस्तों 11 गुणे 11 बटे 4 पाई। अब क्या कर लीजिए, पाई के जगह पे 22 बटे 7 रख दीजिए, 11 गुणे 11 बटे 4 गुणे पाई के जगह पे क्या लिख देंगे 22 बटे 7, तो 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77 है दोस्तों, क्या हो जाएगा 11 सत्ते 77 बटे 4 दूनी 8। चूंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है परिधि, मतलब ये कितनी किस में हो जाएगा, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल 2D होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। तो देखिए एक कोई सर्किल है जिसका सेंटर C है और इसका क्या है कार्ड मतलब जीवा, कोई जीवा AB है। अब देखिए वृत्त का वृत्तखंड क्या होता है, मतलब सेगमेंट क्या होता है, इसी को सेगमेंट बोलते हैं। ये क्या हो गया हमारा लघु वृत्तखंड, ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड मतलब माइनर सेगमेंट और दीर्घ वृत्तखंड मतलब मेजर सेगमेंट। ये पूरा दीर्घ हो गया और ये लघु हो गया, मतलब ए बी से ऊपर वाला जो भाग है वो लघु हो गया। अब इसका हम क्षेत्रफल निकाल के बताते हैं, देखिए कैसे होगा। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच लेंगे, यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे। अब देखिए ये लाइन खींचते ही आपको क्या दिखाई देने लगा, इससे पहले हम क्या किए हैं, जो वृत्त का त्रिज्यखंड होता है उसका क्षेत्रफल निकाले हैं। यहाँ पे देखिए त्रिज्यखंड दिख रहा है कि नहीं, त्रिज्यखंड दिख रहा है। इस वृत्त के इस त्रिज्यखंड का मतलब ABC का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद दोस्तों ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रफल उसमें से घटा देंगे, मतलब जो पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ABC, जो त्रिज्यखंड ABC ये वाला त्रिज्यखंड हमको दिखाई दे रहा है, इसका क्षेत्रफल निकाल के और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर उसमें से घटा दिया जाए तो इस सेगमेंट का क्षेत्रफल हमको निकल के आ जाएगा, मतलब पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। हम पढ़ चुके हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड ABC का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला हम पढ़े हैं थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या है, आर रेडियस है, मतलब ये रेडियस, आर बराबर क्या है रेडियस ऑफ सर्किल, मतलब इसको बड़ा आर भी लिख सकते हैं छोटा आर भी। तो त्रिज्यखंड ABC का क्षेत्रफल इतना हो जाएगा, और यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर उसमें से घटा दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, जो सेगमेंट है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, मतलब जो यहाँ पे लघु वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ से ये जो जीवा है कार्ड पे है एक परपेंडिकुलर डालेंगे। परपेंडिकुलर मतलब ये वाला एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री। मान लीजिए ABC ये कोई पॉइंट हो गया क्या D, ये कोई पॉइंट हो गया D। अब इसको समझते हैं, ये पॉइंट हो गया D। तो देखिए यहाँ पे कौन सा त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। जो समकोण त्रिभुज क्या है हमारा BDC, ये भी त्रिज्या है ये भी त्रिज्या, और ये दोनों में कॉमन है, तो इसकी दो भुजाएं देखिए बराबर है। जितना क्षेत्रफल इस त्रिभुज का होगा मतलब BDC का होगा, उतना ही क्षेत्रफल कितना होगा ADC का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हम पढ़े हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, ऐसे समझते हैं। देखिए ट्राइंगल ADC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, मतलब 1/2 गुणे बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो देखिए इसकी ये भी क्या है, देखिए AC जो है वो त्रिज्या के बराबर है, वृत्त में कहीं भी खींचेंगे वो त्रिज्या के बराबर होगा। यहाँ पे हो गया R हो गया। अब इसकी लंबाई हमको निकालनी है, इसको भी आप आधार मान सकते हैं और इसको भी आधार मान सकते हैं। अगर इसको आधार मानेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा लंब, मतलब AD अगर आधार मानेंगे तो CD क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो हम किसी को मान सकते हैं, मान लीजिए जो आधार है हम इसको मान रहे हैं CD और लंब मान ले रहे हैं AB को, आधार मान ले रहे हैं CD को और लंब मान ले रहे हैं AB को।
और ए एंगल मान लीजिए टोटल एंगल दिया रहेगा, टोटल एंगल आपको दिया रहेगा, टोटल एंगल कितना है थीटा, मतलब ये वाला जो एंगल है ये थीटा है, तो इसका आधा, ये वाला एंगल क्या होगा इसका आधा होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समान है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा थीटा बाई 2। अब ये एंगल पता है तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, यहाँ से लंबाई देखिए सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, थीटा के यहाँ पे क्या है थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। देखिए दोस्तों सी डी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा बाई 2। सी डी क्या है यहाँ पे देखिए सी डी को हम मान लीजिए आधार है, आधार सी डी, तो ए डी क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, यहाँ पे लंब ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक जो होता है यहाँ पे थीटा बाई 2 है, इससे लगा हुआ जो कोण होता है वो cos थीटा लिखते हैं, और इसके जो सामने वाला कोण होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर साइन, चूंकि थीटा के जहाँ पे कितना है थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, उसी में रख दीजिए, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुणे आधार, आधार के जगह पे क्या आ जाएगा आर कॉस थीटा बाई 2 गुणे लंब, लंब के जगह पे आर साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे हो जाएगा आर और आर मिलके कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, और कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2। देखिए ए डी सी का क्षेत्रफल, हमको ए डी सी का क्षेत्रफल मिल गया, अब हमको टोटल ए बी सी यानी ट्राइंगल ए बी सी का एरिया जो निकालना है, तो अब लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, मतलब टोटल एरिया जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इस एरिया का दुगुना हो जाएगा 2 इंटू मतलब त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे आर स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2, यहाँ साइन थीटा बाई 2 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा कितना आर स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2, यहाँ से साइन थीटा बाई 2। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, एक बार 2 से गुणा करते हैं और एक बार 2 से भाग देते हैं, तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2, एक बार 2 से भाग दे दिए फिर 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। अब देखिए एक फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब थीटा के जहाँ पे क्या है थीटा बाई 2, तो इसके जहाँ पे क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, और इसके जहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 2, थीटा के जहाँ पे क्या है थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। तो चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं। अब हमको क्या चाहिए, जो यहाँ पे वृत्तखंड बना हुआ है ए बी के ऊपर वाला भाग, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट ई ले लेते हैं, मतलब ए ई बी डी त्रिज्यखंड जो वृत्तखंड जो है ए ई बी डी, यहाँ पे देखते हैं वृत्तखंड ए ई बी डी ए का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब त्रिज्यखंड ए बी सी, त्रिज्यखंड ए बी सी मतलब यहाँ पे देखिए त्रिज्यखंड ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। साफ आपको दिखाई दे रहा है, अगर टोटल एरिया में से केवल टोटल एरिया में से हम इतना एरिया घटा देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो टोटल एरिया कितना आया है हमारा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ से लिख लें थीटा बटे 360, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। तो क्या करते हैं दोनों में देखिए आपको आर स्क्वायर कामन दिखाई दे रहा है, आर स्क्वायर कामन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा इंटू पाई बटे 360 माइनस साइन थीटा बाई 2, यहाँ पे 2 हम क्या करते हैं कामन ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, अब 2 कामन लेंगे तो अंदर 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा थीटा पाई बाई 180
माइनस साइन थीटा। तो दोस्तों देखिए, ये वृत्तखंड के लिए क्षेत्रफल निकालने का हमको एक फार्मूला मिल गया। यहाँ देखिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर इतना, ये दोस्तों एक फार्मूला बन गया। जहाँ पे आप समझ लीजिए, ये जो थीटा दिया हुआ है, थीटा किस में होना चाहिए? डिग्री में, रेडियन में नहीं दोस्तों, डिग्री मतलब अंश में दिया होना चाहिए। और देखिए आर एक त्रिज्या है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा। थीटा और आर की वैल्यू आपको दिया रहेगा और पूछेगा कि इस वृत्तखंड का आप क्षेत्रफल निकालिए। तो दोस्तों इस फार्मूले का यूज करके हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। ये फार्मूला बुक में डिराइव नहीं किया गया है, लेकिन हम इसको बता दिए हैं, इससे आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस डेरिवेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई इज इक्वल टू 3.14, √3 इज इक्वल टू 1.73 का प्रयोग कीजिए। मतलब इतना दिया हुआ है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया क्या गया है, जो गिवन डाटा है, जो गिवन क्या क्या दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे रेडियस आर इज इक्वल टू दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू दिया है 60 डिग्री और कह रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73 दिया हुआ है। देखिए, पाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 3.14 और √3 इज इक्वल टू दिया हुआ है 1.73। हमको क्या निकालना है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और क्या निकालना है? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दोनों निकालना है दोस्तों। अब देखिए, पहले इसका फिगर बना के इसको समझते हैं। ये कोई सर्किल हो गया दोस्तों और यहाँ पे ये इसका कोई जीवा हो गया और जीवा इसके केंद्र पे कितना कोण बना रहा है? 60 डिग्री। तो ये वाला क्या हो गया दोस्तों? ये वाला हो गया लघु वृत्तखंड। ये हो गया दोस्तों लघु वृत्तखंड। और जो ये पूरा दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर, मतलब यहाँ पे मान लीजिए कोई ABC है और यहाँ पे E है और ये D। तो जो लघु वृत्तखंड क्या है दोस्तों? ACBA। और दीर्घ वृत्तखंड देखिए, ये वाला दीर्घ वृत्तखंड है, जो दीर्घ वृत्तखंड है वो क्या है? AEBA दीर्घ वृत्तखंड है। तो इसका हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं। देखिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? r²/2 थीटा पाई बटे 180 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे थीटा क्या होना चाहिए हमारा? डिग्री में। तो थीटा का मान दिया हुआ है। तो देखिए, हम इस छोटे वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए, यहाँ से वृत्तखंड ACBA का क्षेत्रफल इज इक्वल टू हो जाएगा r²। आर का मान दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, यानी 15 का स्क्वायर बटे 2। क्वेश्चन में कितना लेंगे? थीटा के जहाँ पे कितना दिया है? 60 डिग्री गुणे पाई बटे यहाँ पे 180 माइनस साइन थीटा के जहाँ पे कितना दिया हुआ? 60 डिग्री। ये यहाँ पे लिखेंगे 60 गुणे पाई का मान दिया हुआ 3.14 बटे यहाँ पे है 180 माइनस साइन 60 का मान कितना होता है? करीब 3/2। तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 225 बटे 2। यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 6 3 18। यहाँ पर आ जाएगा 3.14 बटे 3 माइनस करीब 3 का मान यहाँ पे दे दिया 1.73 बटे 2। अब दोस्तों, अब तो इसको आप सॉल्व कर ही सकते हैं। जब सॉल्व कर लेंगे तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 20.437
चूंकि ये क्षेत्रफल है और यहाँ पे दिया गया है आर की वैल्यू सेंटीमीटर में, हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्तखंड ACBA का क्षेत्रफल, ये क्या हो गया, वृत्तखंड ACBA का क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड क्या है, AEBA। अब देखिए उसको भी लगा लेते हैं यहाँ पे, दीर्घ वृत्तखंड AEBA का क्षेत्रफल देखिए क्या होगा, AEBA का क्षेत्रफल। ध्यान से इस फिगर को देखिए, AEBA मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो अगर हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है 20.437 पाई का मान लिख लेते हैं दोस्तों 3.14 गुणे R की वैल्यू क्या है 15 का स्क्वायर माइनस 20.437। तो जब दोस्तों 15 में क्या हो जाएगा 225 गुणे 3.14 माइनस 20.437। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसके जब पे आएगा 706.50 माइनस 20.437। अब जब इसको घटाएंगे दोस्तों तो आ जाएगा हमारा 686.0675 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा दोस्तों, इतना ही आएगा। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दोस्तों चलिए कुछ और समझ लेते हैं। जब कभी भी अगर मान लीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको पूछता है तो जो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जैसे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसमें A हो जाएगा, तो इसका निकाल के अगर मान लीजिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर मान लीजिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है दीर्घ का, तो लघु का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो फिगर से आप देख भी सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। और पूछ रहा है क्या दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चढ़ सकता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। पाई का मान दिया हुआ है दोस्तों 3.14। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे कोई वर्गाकार खेत दिया हुआ है दोस्तों, एक वर्गाकार खेत, वर्गाकार घास का मैदान। क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे कोई वर्गाकार घास का मैदान है जिसकी एक भुजा दिया हुआ है दोस्तों 15 मीटर, जिसकी एक भुजा दिया हुआ है 15 मीटर। यहाँ पे एक घोड़ा जो है एक कोने पे कील द्वारा कोई घोड़ा बांध दिया गया है। तो मान लीजिए कोने पे कील द्वारा घोड़ा बांध दिया जाएगा और उस मतलब जो रस्सी की लंबाई है वो कितनी है 5 मीटर है। तो 5 मीटर है तो घोड़ा मान लीजिए ज्यादा इतना दूर आ पाएगा। घोड़ा कितना जगह चढ़ सकता है, इतना देखिए दोस्तों, इतना वो चढ़ सकता है। देखिए पहले 5 मीटर लंबाई पे बांधा गया है तो इतना चढ़ सकता है। तो पूछा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बांधा गया घोड़ा मतलब कितने खेत को चढ़ सकता है। तो देखिए कितना चढ़ सकता है, इतना चढ़ सकता है। तो देखिए ध्यान से इसको समझते हैं। ये देखिए वृत्त का 1/4 भाग है, वृत्त का कितना 1/4 भाग है। तो जो घास का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ये पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पे साफ लिखा गया है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई R1। मान लीजिए कोई दूरी क्या है R1 है, ये जो डिस्टेंस है दोस्तों ये R1 है, ये R1 है। और कह रहा है जो बाद में घोड़े को कितनी दूरी पर रस्सी की लंबाई बढ़ाकर कितनी कर दी जा रही है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ कर दिया जा रहा है 10 मीटर कर दिया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन अभी समझते हैं। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहला जो पहले चढ़ सकता है पाई R1 स्क्वायर अपान 4। पाई का मान कितना हो जाएगा दोस्तों
पाई का मान यहाँ पे दिया हुआ है, पाई का मान दिया हुआ है 3.14। पाई इज इक्वल टू 3.14। पाई का मान रख दीजिए 3.14 गुणे R1 का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर बटे 4। यहाँ से निकल जाएगा दोस्तों 3.14 हो जाएगा 3.14 गुणे 5 पचे 25 बटे 4। 25 का इसमें गुणा कर देते हैं। देखिए 25 चौको 100 को 0 हासिल बचा 10, 25 से कहने 25 10 35 को 5 हासिल बचा 3, 25 3 75 3 78। यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे बटे 4। अब इसको भाग दे देते हैं दोस्तों। 4 करने 4 3 8, 4 8 32, 4 9 36, 2 5, 4 छके 24, 1 0, 4 पचे 4 दूनी 1 0, 10 हो गया 4 दूनी 8, 2 0, 4 पचे 20। इतना मीटर स्क्वायर होगा दोस्तों। मतलब इसका जो एरिया जो घोड़ा चढ़ सकता है इतना मीटर स्क्वायर। जो पहले का जो आंसर होगा यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दूसरा क्या बोला है। दूसरा कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। अब क्या कर रहा है कि 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, तब क्षेत्रफल देखिए 10 मीटर से बांध देंगे तो घोड़ा कितना चढ़ सकता है, इतना चढ़ सकता है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल मान लीजिए 1 हो गया। अब दूसरे में क्या करना है क्षेत्रफल 2, मतलब अब कितना चढ़ सकता है, क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर बाई 4। लेकिन दोस्तों देखिए इसमें क्या गया है कि क्षेत्रफल में वृद्धि निकालना है। मतलब क्षेत्रफल 2 को नहीं निकालना है हमको, क्या करना है क्षेत्रफल में वृद्धि निकाल देना है। तो इसको क्या करते हैं यहीं पे छोड़ देते हैं। अब देखते हैं क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगा। क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हो रहा है, अब यही तो देखिए दोस्तों इतना ही जो एरिया दिखाई दे रहा होगा वही तो क्षेत्रफल में वृद्धि हो रहा है। पहले इतना चढ़ सकता था, बाद में पूरा चढ़ सकता है। केवल क्षेत्रफल में वृद्धि यही एरिया है। इस एरिया को निकालने के लिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल 2 में से क्षेत्रफल 1 को घटा देंगे। तो अब डायरेक्ट देखते हैं क्षेत्रफल में वृद्धि, वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर बाई 4, मतलब क्षेत्रफल 2 माइनस क्षेत्रफल 1, माइनस क्षेत्रफल 1 कितना हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर बाई 4। यहाँ से पाई बाई 4 आप कॉमन ले सकते हैं, क्या आ जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। यहाँ पे R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों पाई बाई 4। R2 की जगह पे हम कितना रख सकते हैं 10, R2 की जगह पे 10 यानी 10 का स्क्वायर माइनस R1 की जगह पे 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा पाई बाई 4। 10 दामे 100 और 5 बचे माइनस 25, यानी हो गया 75 पाई बटे 4। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 74 पाई बाई 4। पाई का मान लिख देंगे 3.14 गुणे 75 बटे 4। इसको सॉल्व करने पे दोस्तों आंसर हमारा आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा।